आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो फिजिक्स इंजन है अपन जो बना रहे हैं फिजिक्स इंजन को अपन स्टार्ट करेंगे आज से। ये अपन की पहली वीडियो होगी, ठीक है ना। फिजिक्स इंजन के इसके अंदर अपन कोड को राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन जो फाइल बनाएंगे वो बनाएंगे fp.rs। इसके अंदर अपन फ्लोटिंग पॉइंट को अपन टैकल करेंगे, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो पूरा फोकस होता है फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक को, तो अपन यही मानते हैं कि जो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक है ना, वो अपनी रिलायबिलिटी पे रहने वाला है, ठीक है। जब हम F32 या F64 पे काम करते हैं तो अक्सर बस डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के सिंपल टाइप समझते हैं उसको कि भाई ये जो है F32 जो है और F64 जो है ये एक तरह का डाटा टाइप है जो कि डेसिमल टाइप्स को अपन स्टोर करते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। पर अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस इंजन बना रहे हो या हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन आप बना रहे हो या आप सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, है ना, तो उस टाइम पे ये जो टाइप सिस्टम है ना, ये टाइप सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए दिक्कत हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कंप्यूटर सिस्टम IEEE 754 स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है। कई बार मैं जो है ये वाली चीज़ जो है बता चुका हूँ, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट के रिगार्डिंग IEEE 754 जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर उसको फॉलो करता है। अब ये क्या करता है कि जो मैथमेटिकल प्रिसिजन है उसकी बजाय ये हार्डवेयर स्पीड को प्रायोरिटी देता है ना। हार्डवेयर की स्पीड को प्रायोरिटी देता है इंस्टीड ऑफ मैथमेटिकल प्रिसिजन। मैथमेटिकल प्रिसिजन का मतलब ये है मैथमेटिकल जो आप कह सकते हो मैथमेटिकल करेक्टनेस के बजाय हार्डवेयर स्पीड को जो है ये प्रायोरिटी देता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हर ऑपरेशन में एक छोटा सा एरर मार्जिन रहता है ना। एक एरर मार्जिन आप कह सकते हैं, थोड़ा सा करप्शन आप कह सकते हो, उसके अंदर वो आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नॉइस। जो करप्शन आता है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नॉइस। तो इसी को टैकल करने के लिए ताकि आपको एक डिटरमिनिस्टिक रिजल्ट मिले उसके लिए अपन जो है अपन कोड लिखेंगे आज। लेकिन ये बात समझने की है कि हमारे लिए इसको टैकल करना या फ्लोट पॉइंट फेलियर को टैकल करना क्यों ज़रूरी है। अब इमेजिन करो कि जो है अपनी पास एक मैसिव फिजिक्स सिमुलेशन जो है चल रहा है, ठीक है ना, जहाँ हज़ारों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हर कोलाइजन हो, हर ट्रैजेक्टरी कैलकुलेशन हो, हर फोर्स रेजोल्यूशन में जो F32 वैल्यूज़ का जो है यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। सारी चीज़ें जो है F32 पर डिपेंड कर रही हैं क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल के अंदर आएँगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये माइक्रोस्कोपिक जो एरर होते हैं ना, जो कि नॉइज़ होती है ना? ये जो नॉइज़ है, ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। आपके पास एक जो है पहले एक छोटी-सी एरर आई, लेकिन बस कंटीन्यूअसली सिमुलेशन चल रहा है क्योंकि फिज़िक्स सिमुलेशन तो एक तरह का लूप है, वो कंटीन्यूअसली चलता है। तो कंटीन्यूअसली चल रहा है तो एक एरर आ रही है तो वो एक एरर जुड़ती चली जाएगी, तो एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। जिसे हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में एरर प्रोपगेशन कहते हैं ना। अब एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे ये एरर इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपके सिमुलेशन की फिज़िक्स को डिफाई करने लगता है ना? मसलन अगर आप 2 प्रोडक्ट का डिफरेंस निकाल रहे हो, ठीक है ना? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे A मल्टीप्लाइड बाय B का ये वाला, या A मल्टीप्लाइड बाय B, ठीक है? इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं सब करता हूँ सब्ट्रैक्ट C मल्टीप्लाइड बाय B, ठीक है? अब सपोज़ करो इसका रिज़ल्ट जो है, मुझे जो रिज़ल्ट मिलता है, वो ऐसा मिलता है जो कि दोनों प्रोडक्ट के जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज़ आती हैं उसके अंदर, तो ठीक है ना? इस तरह का रिज़ल्ट आया कि दोनों के दोनों जो वैल्यूज़ हैं, दोनों के जो प्रोडक्ट हैं, यानी इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, है ना? उसके बीच में बहुत कम डिफ़रेंस है, ठीक है? तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, जो इनका अ, जो रिज़ल्ट होगा सब्ट्रैक्शन के बाद, वो वैनिश हो जाएगा, आपको 0 मिलेगा, है ना? तो इस टेक्निकल फेलियर को अपन बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक कैंसलेशन। कैटास्ट्रोफिक कैंसलेशन में क्या हो रहा है कि आपने एक प्रोडक्ट निकाला और दूसरा प्रोडक्ट निकाला, दोनों को माइनस किया। दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, सपोज़ करो वो आ रहा है, मैं कहता हूँ इसके अंदर उम 0.00001, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 डॉट। अब मैं यहाँ पे इसको जो है कैंसल करता हूँ इसको, मैं इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करता हूँ उसको, तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? इसको थोड़ा ये हटाकर मैं बंद कर देता हूँ, दोनों में, ठीक है? और इसके अंदर कंटीन्यूअसली 0 है ना? लास्ट में जाके 1 आ रहा है डिजिट के अंदर, तो आंसर क्या आना चाहिए? लास्ट के अंदर 1 आना चाहिए, 0.0000 तो ये 1 आना चाहिए अपने आंसर। लेकिन होता क्या है कि कैंसलेशन की वजह से आंसर आता है 0.0000, ठीक है? अब जो है यहाँ से क्या होता है, आपका जो प्रिसिशन लॉस है वो इतना सीवियर होता है कि इंजन ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता कि ऑब्जेक्ट कोलाइड हुए हैं या वो एक दूसरे के अंदर से निकल गए, ठीक है ना। वाल सामने है, ठीक है ना, वो गाड़ी जो है जा रही है, एक इंसान जा रहा है तो वो उसमें टनलिंग हुई है या कोलाइड हुआ है तो वो समझ नहीं पाता सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। इसको मैं लाइव प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपना VS कोड खोलता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अपना जो प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर प्रोजेक्ट के लिए लिखता हूँ न्यू, ठीक है, नाम टाइटल इंजन, ठीक है।
ठीक है, मेरा चल रहा है, मैंने एक प्रोजेक्ट को बना लिया। अब नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, मेन फाइल को खोल के इसके अंदर मैं एक कॉल रन करता हूँ, जो कि अ, अभी अपनी इस मेन डॉट आरएस के अंदर मैं इसको तो हटा देता हूँ, ठीक है? और इसकी जगह मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। मैं सबसे पहले 2 वेरिएबल्स बनाऊँगा, ठीक है? इन दोनों वेरिएबल्स को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, है ना? ए और बी इनको जो है मैंने प्रिंट करवाया। अब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आना चाहिए अपना 1, लास्ट के अंदर 0.00 करके 1 आना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर अपन ने जो अभी देखा कि अगर किसी तरह की नॉइज़ आ रही है, ठीक है ना? तो वो प्रूफ है कि अपन के पास जो है कैटास्ट्रोफिक कैंसलेशन जो है वो हुआ है, ठीक है? अब मैं इसको जो है रन करूँ, तो मेरे को यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है 5839, इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 5839, ठीक है? जो मुझे दिख रहा है 5839 ये कहाँ से आ गया? ये वो नॉइज़ है जो कि नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आई है किसी वजह से कैटास्ट्रोफिक कैंसलेशन की वजह से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल्स बनाए ए और बी, दोनों का यहाँ पे F64 लिखा हुआ आ रहा है, जबकि मैंने F32 का बनाया था। उसकी वजह ये है कि रस्ट के अंदर जो फ्लोट पॉइंट का जो डिफ़ॉल्ट जो टाइप होता है वो F64 होता है। अगर आप इसको F32 करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको आप लिख दो F32, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे F32 लिखा, यहाँ पर ये F64 की जगह अब F32 आ गया, ठीक है ना? यानी प्रिसिज़न जो है, अपना प्रिसिज़न जो है वो घट गया, ठीक है? अब अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मेरे को और भी ज़्यादा भयंकर कैटास्ट्रोफिक कैंसलेशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ मिल रही है, कितनी खतरनाक लेवल पे नॉइज़ आई है। ये देखो 0.000 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है, कितना बड़ा नंबर की नॉइज़ इसके अंदर ऐड हुई है। उसकी वजह क्या है? प्रिसिजन। F32 F64 को हटा के मैंने कर दिया उसके अंदर F32। तो यानी अब ज़्यादा जगह नहीं मिल रही है, ज़्यादा चीज़ों को सेव नहीं कर सकता, ज़्यादा चीज़ों को सेव नहीं कर सकता, इसलिए क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा। जब राउंड ऑफ करेगा तो तो फिर जो चीज़ अपन राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर मैं डिवाइड करूँ अ, 10 को 3 से डिवाइड करूँ या 1/3 करूँ, तो मुझे जो आंसर मिलेगा 0.3 और फिर 3, 3, 3 चलता चला जाएगा। एक जगह पे आना पड़ेगा, तो मुझे रुकना पड़ेगा, या मुझे चीज़ों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का मतलब है ही क्या कि वो जो चीज़ है नहीं, मैंने उसको जो है उसके अंदर चेंज करा है। ठीक है ना? मैंने 0.33 करते जा रहा हूँ, एक जगह आके मुझे उसको 3 को हटाकर 4 करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यही इसने करा है क्या? कैंसलेशन यहाँ पर। ये पूरा इसने जो है एक नॉइज़ यहाँ पर आ गई है पूरी की पूरी, और कैसी खतरनाक वाली नॉइज़ आई है। अपन F32 अपन को काम करना है F32 पर, क्योंकि सिस्टम प्रोग्रामिंग अपन जब भी जीपीयू का प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोई अपन सीपीयू पे काम कर रहे होते हैं बिल्कुल लो लेवल पे, तो अपन को काम करना पड़ता है F32 पर ही। ठीक है ना? तो करना अपन को F32 पर ही काम। और F32 की नॉइज़ नॉइज़ आ रही है अपन को दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इतनी बड़ी नॉइज़ अगर ये एक बार आई है, तो जब लूप चलेगा वो तो नैनो सेकंड्स के अंदर चलेगा, और ये नॉइज़ कितनी ज़्यादा ऐड होगी उसके अंदर, भी समझ सकते हो। ठीक है ना? अभी मैं क्या करता हूँ, इस ये जो रेस है, जो रिज़ल्ट है मेरा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 300 से, 300 से। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया 300 से, तब मैं मुझे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मुझे ये मिलेगा कि अगले 3 घंटे के अंदर, जब मेरा लूप चल रहा होगा, तो अगले 3 घंटे के अंदर यही कैंसलेशन बढ़ के, नॉइज़ बढ़ के क्या रिज़ल्ट मिलेगा मुझे। ये देखो, 3 घंटे के अंदर ये मेरी नॉइज़ कितनी हो गई, सिर्फ़ एक वेरिएबल की। ठीक है ना? जब ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स चल रहे होंगे और नैनो सेकंड के अंदर इनकी जाने कितनी जो है लूप चल रहे होंगे, ठीक है ना? तो उस हालत के अंदर कितना बड़ा जो है एक डैमेज जो है नज़र आएगा उनको, अनप्रेडिक्टेबिलिटी या फिर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हमको अपने इंजन के अंदर नज़र आएगा। बिकॉज़ ऑफ दिस, आप अगर अगर आपने इसको टैकल नहीं किया तो, ठीक है? लेकिन अपना जो कैटास्ट्रोफिक जो कैंसलेशन है, ये जो है ये प्रिसिजन लॉस का सिर्फ़ एक एस्पेक्ट है, ठीक है ना? इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है कि जो इससे ज़्यादा अपन कह सकते हैं वो कैटास्ट्रोफिक है इससे ज़्यादा। उसकी वजह क्या है कि उसको वो क्या होता है, वो साइलेंट स्टेट करप्शन करता है। इसको अपन बोलते हैं नैन या फिर इन्फिनिट, है ना? अब फ्लोटिंग पॉइंट की जो मैथ है, आगे वाली स्लाइड, फ्लोटिंग पॉइंट जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें नैन का मतलब होता है नॉट ए नंबर। एक ऐसी वैल्यू है जो मतलब कि जो करप्ट स्टेट को प्रोपेगेट करती है। अगर सिमुलेशन के किसी भी पार्ट में अगर अपन सपोज़ करो 0.0 को अपन डिवाइड करते हैं 0.0 से, है ना? तो वो नैन जनरेट करेगा, और बिना किसी वार्निंग के आपके इंजन में साइलेंटली करप्ट हो जाए। पूरा का पूरा इंजन जो है वो करप्ट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि एक फ्रेम में अगर आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन सपोज़ करो वो है 10.0, ठीक है? और ये 5.0, ये एक्स वाई है, ठीक है? ये एक्स है, ये वाई की पोजीशन है, ठीक है? तो अगले फ्रेम में वो क्या हो जाएगा? नैन 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 के साथ दिक्कत ये है, जिस तरीके से आप 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वो खुद 0 से 0 कर देता है उसको, ठीक है? तो सेम टू सेम नैन के साथ यही, नैन जिसको टच करेगा उसको नैन कर देगा। उससे क्या होगा? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सामने, एकदम से गायब हो जाएगा। चीज़ें रखी हुई एकदम से गायब, स्क्रीन से गायब हो जाएँगी चीज़ें, क्योंकि आपने वैल्यू को उसको जो है नैन कर दिया, नॉट ए नंबर, ठीक है? तो इससे होता क्या है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेंडर होना बंद हो जाते हैं। फिज़िक्स इंटरेक्शन जो है वो फेल हो जाता है। और पूरा सिमुलेशन जो है ना, स्टेट जो है गार्बेज जो है ना, डाटा से भर जाता है, पूरा पूरा गार्बेज डाटा से भर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो नैन है
ये जो पूरा का पूरा नेन है ये पाप के पूरे सिमुलेशन को खा जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। ये नेट नॉट ए नंबर, ये एक तरह का वायरस होता है, ये जिस चीज़ को भी टच करेगा उसको जो है नैन कर देगा। सपोज़ करो मेरे पास एक बॉल है, यहाँ पे मेरी बॉल है और यहाँ पे मेरी कार आ रही है। अब यहाँ पे किसी भी जगह पे अगर यहाँ पर नैन प्रोड्यूस होता है ना? कार के किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी मैथमेटिक्स के किसी मैथ्स के अंदर उसका रिज़ल्ट का नैन आता है। जब जैसे ही कार जब टकराएगी इससे वॉल से, जैसे वॉल से टकराएगी वो इस वॉल को भी नैन कर देगी। इसक और इसी तरीके से वो जिस ये वॉल जिससे टकराएगी वो उसको नैन कर देगी और ये फैलता है। जैसे कि कोई वायरस फैलता है उसी तरीके से सेम टू सेम नैन जो है आपके सिमुलेशन के अंदर, आपके कोड के अंदर फैलता है नैन। कैसे ये जो है फैलता है मैं इसको साबित करके दिखाता हूँ। मैं जो है पढ़ाता हूँ यहाँ से इसको तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं फिर इसको दिखाने के लिए मैं एक कोड लिखता हूँ, जिसमें मैं जो है कोड नैन को नैन का प्रूफ मैं दे रहा हूँ बेसिकली। मैं 2 इसके अंदर जो है 2 वेरिएबल बनाऊँगा। पहला बनाया मैंने पोज़ीशन, दूसरा बनाया मैंने ग्लिच, है ना? नैन स्टेट है। अब जो है मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसके अंदर पोज़ीशन को और दूसरे में पोज़ीशन के साथ रिलेशन बना रहा हूँ मैं ग्लिच का, ठीक है? पहले प्रिंट के अंदर पोज़ीशन मैंने डाल दी, दूसरे के अंदर मैंने न्यू पोज़ीशन डाली, ठीक है? अब मैं जो है मैंने जो प्रिंट किया उसके अंदर जो है फर्दर मैथ रिज़ल्ट को, जिसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप कितनी भी मैथ्स कर लो, रिज़ल्ट कभी भी ठीक नहीं होगा। सबसे पहले प्रिंट के अंदर तो मैं जो है आपकी इनिशियल पोज़ीशन बता रहा हूँ। जो पोज़ीशन जो है शुरुआत के अंदर पोज़ीशन जो है वो आपकी पोज़ीशन को जो है यहाँ पर डेमोंस्ट्रेट कर रहा है। दूसरा क्या अंदर कि जब ग्लिच आया यानी जब नैन आया, ठीक है ना? तो उसके बाद पोज़ीशन किस तरह से इम्पैक्ट होती है, ठीक है ना? और तीसरे वाले के अंदर यहाँ पे तीसरे वाले के अंदर मैं ये साबित कर रहा हूँ कि नैन आने के बाद आप कितने भी मैथ कर लो, है ना? रिज़ल्ट कभी भी ठीक नहीं होगा, हमेशा नैन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ये पोज़ीशन है मैंने पोज़ीशन को एक नए नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना? अब तो नैन हट जाना चाहिए क्योंकि मैं एक जो है उसको जो है नई वैल्यू से जो उसको बदल रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2.0 कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो है नई वैल्यू आनी चाहिए। नैन को तो हट जाना चाहिए लेकिन बस वही मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि मैथ्स आप कितनी चेंज कर लो आपके पास कोई भी नैन नहीं हटेगा। इसको रन करता हूँ, रिज़ल्ट आ गया अपने पास। इनिशियल पोज़ीशन मेरे पास 10 है, ठीक है ना? अब नैन का रिलेशन हुआ मेरी इस पोज़ीशन के साथ, ठीक है ना? मल्टीप्लस मैंने इसको ना प्लस कर दिया ग्लिच के साथ। आंसर क्या आया? आफ्टर ग्लिच नैन आया रिज़ल्ट, ठीक है? अच्छा। अब मैं इसको इसी नैन के साथ जो मेरे पास आया मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे 2.0 से आंसर क्या आया फर्दर मेरा रिजल्ट इज नैन नॉट नंबर। अब ये फैलेगा जिस तरीके से यहाँ पर जो नैन आया ना मैंने इसको गलती से कर दिया प्लस इसके साथ पोजीशन के साथ तो रिजल्ट ये क्या है नैन आ गया। अब ये नैन ही रहेगा और ये नैन ही अगर दूसरे के साथ किसी तरह का रिलेशन बना है तो उसके बाद भी नैन ही आएगा तो ये फैलेगा ये वायरस की तरफ फैलेगा और ये कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है तो इसके लिए भी ये जो है इसको यहीं कहीं टैकल करना पड़ेगा अपन को इसलिए अपन जो ये फाइल लिख रहे हैं ताकि इस तरह के जो है अपन को अनएक्सपेक्टेड जो बिहेवियर है ना अपन को देखने को नहीं मिले। इतना तो अपन ने समझ लिया, ठीक है ना? अब अपन समझेंगे कि मोशन और स्टैटिस्टिकल जो हो स्टेबिलिटी है वो अपन किस तरह से अचीव करेंगे अपने इंजन के अंदर। तो इसको समझने के लिए हमको एक बात समझनी पड़ेगी अपन मोशन को अपन अगर अचीव करते हैं तो उसके लिए अपन को कौन-कौन से टूल का अपन इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल टूल का। तो सबसे नॉर्मल जो टूल है जो इस्तेमाल होता है गेम डेवलपमेंट के अंदर वो लर्प है ना? इसको अपन लीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं। नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है जिसका नॉर्मल सी जो है आप कह सकते हो कि सिंपल सी इसकी जो है फंक्शनैलिटी होती है। इसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं होती हैं ए, बी और टी, ठीक है ना? ए अपना जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? बी अपना जो है टारगेट पॉइंट है। आपको ए से और बी के बीच में जाना है, तो ये जो रास्ता आप तय करोगे बस वो डिसाइड करता है, वो उसके बारे में जो है कैलकुलेशन करता है। टी अपना जो है ये इंटरपोलेशन फैक्टर होता है। अ, इसकी जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच के अंदर होती है। अगर आप इसकी टी की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि आप अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर हो। 1 अगर है तो इसका मतलब ये है कि आप टारगेट पर पहुँच चुके हो। 0.5 का मतलब ये है कि आप बीच के अंदर हो, है ना? कि बी माइनस ए जो है ये वो डिस्टेंस है जो आपको तय करनी है और टी क्या है? टी वो वैल्यू है जो आप ऑलरेडी तय कर चुके हो, है ना? तो लीनियर इंटरपोलेशन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये लीनियर होता है, लीनियर। और क्योंकि ये लीनियर होता है इसी वजह से इसके अंदर कुछ दिक्कत आती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो खुद इसकी लीनियरिटी की वजह से क्या होता है कि इसकी जो वेलोसिटी ग्राफ है इसके अंदर कभी भी ट्रांजिशन नहीं होती है। अगर मैं सपोज़ करो मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक ऑब्जेक्ट है या प्लेयर है उसकी पोज़ीशन मुझे जो है चेंज करनी है, उसकी स्पीड क्या होगी? मैं सपोज़ कहता हूँ 10 मैं कहता हूँ 10 ठीक है ना? फ्रेम 0 के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट की स्पीड है 0 ठीक है? फ्रेम 1 के अंदर मैं उसको चलाना शुरू करता हूँ, ठीक है? स्पीड कितनी जाएगी 10। अब दिक्कत यहाँ पर ये है क्योंकि ये लीनियर होता है। लीनियर की वजह से क्या करता है फ्रेम 0 से फ्रेम 1 की तरफ जाएगा और डायरेक्ट जंप मारता है किस पर 10 पर। डायरेक्ट जंप मारता है 0 से 10 पर। इसके अंदर इसके पास कोई भी डीएक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन नाम की चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना? ये डायरेक्ट 0 से डायरेक्ट 10 पे जंप मारता है। स्मूथनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है कि भई मैं 0, 0 से 1, 2, 3, 4 नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं। डायरेक्ट 0 से 10 ये लीनियर इंटरपोलेशन होता है। अच्छा, जब ये शुरुआत के अंदर है तो एंड के अंदर भी जब प्लेयर अगर रुकता है, पोज़ीशन या टारगेट 0 अगर इंटरपोलेशन अगर 1 है, 1 का मतलब क्या है टारगेट तक पहुँचता है। जैसे 1 होगा अगर उसकी स्पीड 0 है, अगर उसकी स्पीड सपोज़ करो वो 100 है, ठीक है ना? सपोज़ करो वो 100 है उसकी स्पीड। टारगेट पर आने के बाद उसकी 0 होनी चाहिए, उसको रुकना है टारगेट तक पहुँचने के बाद वो रुकेगा क्योंकि उसको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुका है।
तो ये 0 से डायरेक्ट ज जंप मारेगा 0 पर। 0 से डायरेक्ट 100 से डायरेक्ट 0 पर। तो यहाँ पर एक जर्क दिखता है, एक तरह का स्मूथनेस नज़र नहीं आती। ये लीनियर है। इसको समझते इसको समझने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ये देखो क्लॉक है, ठीक है? क्लॉक जो है एक कांस्टेंट टाइम के साथ चलता है, यानी कि मैं सेकंड है उसके अंदर, अगर मैं हर 1 सेकंड के साथ में +1 करता चला जाऊँ, +1 मैं करता चला जाऊँ कंटीन्यूअसली, तो मैं ये कहूँगा कि मैं क्लॉक की जो जो नेचुरल स्पीड है, जो नेचुरल मोमेंटम है उसका, नेचुरल वेलोसिटी है, मैं उसको अचीव कर रहा हूँ। ये क्लॉक इस तरीके से चलता है, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर ये कहूँ कि मैं सन की पोज़ीशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर उसकी पोज़ीशन के साथ में +1 करता चला जाऊँ, ठीक है ना? तो मैं उसकी जो है सन की जो पोज़ीशन है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी स्पीड को जो मैच कर जाऊँगा उसकी नेचुरल स्पीड को। अच्छा, इसी तरीके से मुझे अगर डे और नाइट का साइकिल बनाना है, डे और नाइट का साइकिल बनाने के लिए अगर मुझे एक कलर से मुझे टारगेटेड कलर तक पहुँचना है, तो दोपहर के अंदर व्हाइट कलर होता है तो स्काई का, और शाम के अंदर मुझे ऑरेंज कलर सनसेट के टाइम पे उसका ऑरेंज है, ठीक है ना? तो मैं टारगेट किसका रखूँगा? ऑरेंज, 0 मेरा व्हाइट रहेगा, ठीक है ना? अब मैं 0 से 1 की तरफ जा रहा हूँ, किसके साथ? सूरज की पोज़ीशन के साथ। सूरज की पोज़ीशन चेंज होती जाएगी, मेरा कलर जो है चेंज होता जाएगा। तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा? प्लस व्हाइट +1 करता चला जाऊँगा, +1 करता चला जाऊँगा, यानी हर क्लॉक के साथ मेरी जो है, जो कलर है वो ऑरेंज होता चला जाएगा, इवन कि 1 तक आते-आते पूरी तरह ऑरेंज हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें एक तरफ इशारा करती है कि तीनों आपस में कनेक्टेड है। क्लॉक में +1 होता है हर सेकंड के अंदर, क्योंकि क्लॉक डिपिक्ट करता है 24 आवर्स को, ठीक है ना? 24 आवर्स बनते हैं सूरज की मूवमेंट के साथ। सूरज की मूवमेंट के साथ चेंज होता है दिन का कलर, रात आती है, दिन आता है, शाम आती है। ये सब चीज़ें क्या है, किससे चेंज हो रही है? एक लीनियरिटी के साथ चेंज हो रही है। ऐसा कभी नहीं होगा किसी टाइम पर टाइम जो है 24 आवर की जगह 23 का हो जाएगा, कि इस टाइम पे जो है +1 नहीं हुआ, असल में प्लस 0.5 हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक्सीलरेट हो जाए, किसी दिन जो है 20 घंटे का दिन हो जाए, ठीक है ना? कि सूरज ने जो स्पीड पकड़ लिया उसको, वो इस वजह से क्या है कि दिन जो है जल्दी खत्म हो गया, 20 घंटे का, 20 घंटे का हो गया दिन, ठीक है? तो क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक लीनियरिटी के साथ चलता है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा ऐड होती रहती है उसके अंदर, कांस्टेंट, कभी ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि +1 हो रहा है एकदम से, या +5 हो गया, +20 हो गया, +23 एकदम से ऐड हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना? क्योंकि लीनियरिटी होती है, इसलिए इसको इस टाइम पे ऐसे केसेस के अंदर, ऐसे केसेस को अचीव करने के अंदर अपन हमेशा लर्क का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमेशा आपको एक कांस्टेंट ऐड करना रहता है, उस टाइम पे तो आप लर्क का इस्तेमाल करोगे, लेकिन जब मूवमेंट को आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल बनाना हो, तो वहाँ पर लर्क काम नहीं करेगा, है ना? क्योंकि ऑर्गेनिक और फिजिकल मूवमेंट के लिए तो आपको जो है, आपके उसके अंदर कांस्टेंट जो है कांस्टेंट फिगर तो उसके अंदर ऐड नहीं करते कंटीन्यूअसली, कभी 0.5 भी, कभी 0.2 भी, कभी 0.0005 भी ऐड होता है ना? कोई फिक्स्ड कांस्टेंट अमाउंट इसके अंदर ऐड नहीं होता है ना? तो अगर आप ऑर्गेनिक मूवमेंट को अचीव करना है, तो उसके लिए कभी भी लर्व का इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए होता है स्मूथ डैम्पिंग का इस्तेमाल, स्मूथ डैम्प जिसे बोलते हैं। सपोज करो कैमरा है, कैमरा जो है प्लेयर को फॉलो करता है, ठीक है ना? अब प्लेयर खड़ा हुआ है एक पोजीशन पर, उसकी स्पीड 0 है, बिल्कुल 0, ठीक है ना? अब कैमरे को फॉलो करना है प्लेयर को, कैमरा जो है यूज़ कर रहा है लर्व का, ठीक है? उसने प्लेयर ने चलना शुरू किया, पहली फ्रेम के अंदर उसने स्पीड पकड़ ली 10 की, ठीक है? प्लेयर यहाँ पर आया, ये प्लेयर है, और ये फर्स्ट फ्रेम में 0 है, सेकंड फ्रेम में प्लेयर का जो है उसने 10 की स्पीड पकड़ ली, तो कैमरा जो है डायरेक्ट जंप मारेगा 0 से 10 पर, डायरेक्ट। स्मूथनेस है ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन होता है इसके अंदर। इसी तरीके से सपोज़ करो एक और सिनेरियो है, पी अपने प्लेयर की वैल्यू जो है 100 है, ठीक है ना? उसकी स्पीड जो है 100 है, ठीक है ना? वो टारगेट पर पहुँचने वाला है, ठीक है? टी पर जब वो टारगेट पे पहुँचेगा, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0। जैसे उसकी स्पीड 0 होगी, तो कैमरे की स्पीड डायरेक्ट जंप मारेगी 100 से डायरेक्ट 0 पर, कोई ट्रांज़िशन नहीं है, 0 से डायरेक्ट 100। लेकिन जब हम स्मूथ डैम्प का यूज़ करेंगे, तो ये सिर्फ़ पोज़ीशन नहीं बदलता, बल्कि वेलोसिटी को एक डायनामिक स्टेट की तरह ट्रीट करता है ना? क्या करता है, फ्रेम टू फ्रेम जो है, जो वेलोसिटी होती है, वो सेम रहती है। इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी और पोज़ीशन एक दूसरे के साथ सिंक हो होती हैं। वेलोसिटी और पोज़ीशन, ये दोनों ही क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ सिंक रहती है। इसको अपन कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड स्प्रिंग। ये एक प्रिंसिपल है जो कि काम, इसके बेस पर जो है स्मूथ डैम्प जो है काम करता है। जिसमें क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है, वो स्मूथनेस होती है उसके अंदर, वो ट्रांज़िशन होता है ना? उसके अंदर वेलोसिटी जो होती है, वो फ्रेम टू फ्रेम से होती है, ठीक है? इसका जो फ़ॉर्मूला है अपना, इस फ़ॉर्मूले के अंदर अगर अपन सिर्फ़ इस पर देखें, ओमेगा वाले पर, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके, ये एक्सपोनेंशियल डिके को शो करता है। मैं लिखता हूँ ई माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब क्या है? 1 अपॉन ई डब्ल्यू टी, ठीक है? ये मतलब हुआ। अब इसका सीधा मतलब क्या है कि जो है अ, ये अपोज़िट है ना?
अपन जिसको बोलते हैं डिस्प्रॉपोर्शन, यानी एक्सपोनेंशियल डिके। जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे-वैसे जो है स्पीड स्पीड जो है घटेगी, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो है ओमेगा जो है यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि ये स्मूथ टाइम से कंट्रोल होता है। इंडियन डेवलपमेंट में अपन क्या करते हैं, जो ओमेगा जो है, ओमेगा उसको अपन 2 डिवाइडेड बाय स्मूथ टाइम के अप्रोक्सिमेशन से अपन इसको यूज़ करते हैं। अगर स्मूथ टाइम छोटा है, तो ओमेगा बड़ा होगा। इसका मतलब है कि डिके बहुत फास्ट होगा, बहुत तेज़ी से घटेगा। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो फ़ौरन जो है स्नैप हो जाएगा, ठीक है? अगर स्मूथ टाइम बड़ा है, तो डिके स्लो होगा, यानी मूवमेंट में एक लेज़ीनेस या लैग जो है फ़ील होगा। अच्छा, अब बात करते हैं ए और बी की, कांस्टेंट की, है ना? ए और बी है ना? ए और बी के कांस्टेंट की। क्या 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 होता है कि मतलब ये हर फ्रेम पर कैलकुलेट होते हैं, लेकिन मूवमेंट में कोई जंप ना आए। ये जो है ये इनिशियल ऑफसेट होता है। ये टारगेट की पोज़ीशन और करंट पोज़ीशन के डिफरेंस को तय करता है। जब कैलकुलेशन शुरू होती है तो ए हमें बताता है कि कितनी दूरी जो है तय करनी है। ठीक है ना? ये जो बी है, ये बी उसके लिए क्या होता है, ये वेलोसिटी एडजस्टमेंट होता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं, बी इज़ इक्वल टू, ये मैं वेलोसिटी को मैं बी से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना? उसके बाद प्लस ओमेगा प्लस ए। ये बी को अपन इस तरह से यूज़ करते हैं। इसका काम ये है कि अगर ऑब्जेक्ट पहले से किसी स्पीड पर मूव कर रहा है ना? अगर ऑब्जेक्ट पहले से किसी चीज़ को किसी स्पीड पे मूव कर रहा है, तो नया फ्रेम उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है ना? अब यही चीज़ जो है लर्क के अंदर मिसिंग थी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से आपकी मोमेंटम को सेव कर रहा है और आगे वाली फ्रेम के अंदर उसका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है ना? कि ये वाली चीज़ जो है उसके अंदर लर्क के अंदर नहीं होती है। लर्क क्या करता है, वो पुरानी वेलोसिटी को भूल जाता है, लेकिन यहीं पर ये पुरानी वेलोसिटी को जो है कैरी फॉरवर्ड करता है, यानी कि उसको याद रखता है। ठीक है? अब अगर फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट नॉइज़ की वजह से इंटरपोलेशन पैरामीटर, यानी जो टी है, जो कि 0 और 1 के बीच में होता है ना? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो नॉइज़ आती है ना, वो 1.0 को एक्सीड कर जाए, तो क्या होगा? क्योंकि आपने देखा था कि नॉइज़ तो आ रही है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, तो इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है अपने टारगेट कोऑर्डिनेट से आगे मूव कर जाएगा। टी बताता है कि टी अगर 1 है तो आप वहीं पर उसी पोज़ीशन पर रुकना, आप पहुँच जाओगे, लेकिन टी क्या करेगा? अगर टी ही मैनिपुलेट हो जाए, टी की वैल्यू मैनिपुलेट हो जाए फ्लोटिंग पॉइंट नॉइज़ की वजह से, तो ये कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। फिर आप जो लर्प यूज़ करो या फिर स्मूथ डैम्प यूज़ करो, कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर दिक्कत आती है। इसी को जो है मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, अपने जो है कोड के अंदर। ये अपना कोड आ गया, चलिए तो मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बना रहा हूँ। एक मैं F32 यानी 32 प्रिसिजन पे और एक बनाऊँगा 64 प्रिसिजन पे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है? ये मैंने 2 जो है वो बनाए, 2 वेरिएबल्स बनाए, ठीक है? मैं इसको दोनों F64 पर हैं, तो मैं इस वाले को F32 कर देता हूँ, ठीक है? तो एक F32 प्रिसिजन पर है, एक जो है 64 प्रिसिजन पर है। अब चूँकि लर्प में हर एक थोड़े टाइम पर एक कांस्टेंट वैल्यू जो है एड होती रहती है, तो मैं उसके लिए एक लूप लगा देता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं दोनों के अंदर 0.1 जो है एक लीनियर वे के अंदर एक जो है कंटिन्यूअसली 0.1 की वैल्यू जो है ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लर्प जो है कैलकुलेट करूँगा, ठीक है? यहाँ पे लर्प का फॉर्मूला था अपना, ये लर्प का फॉर्मूला आ गया और इसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन ने F32 और F64 दोनों के लिए जो है लर्प जो है अपन ने जो है कैलकुलेट करा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, ये नेचुरल ओवरशूट मैंने लिखा है यहाँ पे, उसकी वजह ये है कि जब अपन अगर F30 को यूज़ कर रहे हैं और सिंगल प्रिसिजन में अगर 0.1 अगर अपन लिखना चाह रहे हैं ना, तो बाइनरी के अंदर 0.1 जो है आप लिख नहीं सकते 0.1 को बाइनरी के अंदर। जिस तरह अपन 1 डिवाइडेड बाय 3 का जो रिजल्ट आएगा उसको अपन डेसिमल के अंदर लिख नहीं सकते, आपको 0.333 कंटीन्यूअसली आता चला जाएगा। उसी तरीके से बाइनरी के अंदर 0.1 आप लिख नहीं सकते। तो 0.1 बाइनरी के अंदर असल में क्या होता है, 0.1 से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, थोड़ी-सी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है 0.1 से, ठीक है? तो क्या होता है कि जब थोड़ी-सी वो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जब वो कंटीन्यूअसली लूप होती है, तो जमा होकर तो 1.0 को थोड़ा क्रॉस कर जाती है। अब ये क्योंकि ये सिलिकॉन लेवल पे होता है, इसमें अपन का कोई लॉजिकल फॉल्ट नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है नेचुरल ओवरशूट। ये नेचुरली होता है इसके अंदर, ठीक है? अब यही फिर सेम टू सेम यही प्रिंट जो है मैं अपने F64 के लिए रखूँगा। ये भी नेचुरल ओवरशूट होगा, लेकिन ये F64 के लिए होगा ना, ठीक है? अब तीसरी जो चीज़ आएगी इसके अंदर, जिसमें मैं ये जो नेचुरल ओवरशूट या नेचुरल अंडरशूट जो हो रहा है, ठीक है? इसकी वजह से जो लॉजिकल फेलियर जो होगा, मैंने कोई कंडीशन लगा रखी है, सपोज़ करो t इज़ इक्वल टू 1.0, ठीक है ना? और मैं ये कहता हूँ कि जब ये t इज़ इक्वल टू 1.0 हो, तब कोई इवेंट
ये लूप जो है रुकना है, ठीक है? ब्रेक हो जाना है लूप को। अभी क्योंकि नेचुरल ओवरशूट या नेचुरल अंडरशूट की वजह से कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या है लॉजिकल फेलियर होगा। तो यही मैं चीज़ जो है यहाँ पर इसको प्रिंट करूँगा कि लॉजिकल फेलियर किस तरीके से होता है यहाँ पर इसकी वजह से। अब यहाँ पर मैं जो है बेसिकली इन दोनों F32 को और F64 को दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ 1.0 से। लॉजिकली आंसर 1.0 आना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है कि लॉजिकल फेलियर हुआ कि नहीं हुआ। ओवरशूट या अंडरशूट होगा तो लॉजिकल फेलियर आपको नज़र आएगा। इसको रन करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स और फॉल्स। यहाँ पर मुझे साफ-साफ दिख रहा है ये 1.0 नहीं है, यहाँ पर ये 10.0 नहीं है। इसी तरीके से F64 में यहाँ पर ये अगेन 1.0 नहीं है, ठीक है? 0.999 आ रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर ये 10.0 नहीं है, ठीक है? रिज़ल्ट क्या आ रहा है 9.99। इसी तरीके से जब मैंने ये फ़ॉल्स में देखूँ तो F32 को 1.0 से 1 उसके बराबर होना चाहिए था, F64 को या F32 को, दोनों के अंदर फ़ॉल्स आ रहा है। इन दोनों के दोनों के अंदर लॉजिक फेलियर आया है, 1.0 के बराबर नहीं है दोनों के दोनों। ये 1.0 नहीं है, ये भी 1.0 नहीं है। F32 वाला 1.0 से थोड़ा ज़्यादा है, F64 वाला 1.0 से थोड़ा कम है, ठीक है? तो क्या हो रहा है? ओवरशूट भी हो रहा है, अंडरशूट भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लर्प लगाओ या स्मूथ डैम्पिंग लगाओ, लॉजिक फेलियर होगा। आपका जो आपको अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर नज़र आएगा, ठीक है? तो ये थी जो आपने चीज़ें समझी हैं, अब अपन इसको कंटिन्यू करें अगली वीडियो के अंदर।